दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि उस कहानी में कैरेक्टर के लिए हम अपनी ऑडियंस का नाम नहीं दे सकते। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि मैंने अपनी ऑडियंस का नाम कहानी कैरेक्टर में नहीं दिया है। बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट स्टोरी में मैं अपनी ऑडियंस का नाम ही दूंगी। आप अपने नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दें। मैंने एक अमीर आदमी को धोखा दिया जो मुझसे बहुत ज़्यादा उम्र का था। मैं उससे सब कुछ लूट कर दूसरे शहर चली गई। फिर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से प्यार हो गया। उससे शादी भी कर ली। शादी की रात मैं बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई थी। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि मेरा नाम सोनिया है। मैं एक गरीब परिवार से थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। पर मेरी खूबसूरती भी मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ सांप बनकर मेरे नसीब पर बैठी हुई थी। मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई थी। हर वक्त की रोका टोकी से मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। हालांकि वो मेरी सगी माँ थी, लेकिन उस समय मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे अपनी माँ का हर वक्त का रोकना टोकना समझाना एक आंख नहीं भाता था, बल्कि वो मुझे अपनी दुश्मन नज़र आने लगी थी। हमारे घर में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। मुश्किल से ही दाल रोटी चल पाती थी। हर वक्त मेरी माँ को बचत करने की पड़ी रहती थी। वो मुझे कुछ करने नहीं देती थी। सुबह होते ही सबसे पहले मेरी माँ पंखा बंद कर देती। कहती थी बिल ज़्यादा आएगा। हमारे घर में सिर्फ मेरी माँ थी और मैं थी। हम दोनों माँ बेटी रहते थे और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हमारे घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता था। माँ छोटी छोटी बातों का गुस्सा करती रहती थी। कहती थी पंखा बंद किया करो, बाथरूम में लाइट की क्या ज़रूरत है। मैं अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर लेती तो मेरी माँ मुझे ताने मारा करती। हर बात पर मुझे बातें सुनाती, क्योंकि हमारे पास कोई आय का साधन तो था नहीं। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं सारी ज़िंदगी इस तरह नहीं रहूँगी, नहीं तो मैं भी अपनी माँ की तरह हो जाऊँगी। लेकिन मेरी माँ जितनी इस मामले में सख्त थी, उतनी ही उसूल परस्त भी थी। वो कहती थी किसी गैर मर्द से कोई संबंध नहीं रखना, जबकि मोहल्ले की लड़कियों ने लड़कों के साथ दोस्ती कर रखी थी। वो इन्हें एक मैसेज करती और वे पिज्ज़ा बर्गर खाने की हज़ारों चीज़ें लेकर उनके घर आ जाते। वो सारी चीज़ें बाहर रखकर वो चले जाते थे। वे लड़कियां मज़े करती थीं, हालांकि उनकी शक्लें मुझसे बुरी थीं। और अगर मैं इतनी खूबसूरत थी फिर भी मुझे रोज़ दाल खानी पड़ती थी, क्योंकि मेरी माँ इस मामले में बहुत सख्त थी। मेरी माँ कहती थी कि गरीब के पास उसकी इज्जत ही होती है। अगर वो उसका भी सौदा कर दें तो फिर और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। उस समय मुझे मेरी माँ की बातें समझ नहीं आती थीं और मुझे मेरी माँ से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन मुझे एक बच्चे ने फीस में 200 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो मैंने अपने पास रख लिए और सोचा कि आज मैं भी बर्गर खाऊंगी। लेकिन मेरी माँ को ये बात पता चल गई और उसने वो 200 रुपये वापस करवा दिए। मैं वो पैसे वापस नहीं करना चाहती थी, पर मेरी माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। उसने मुझे धक्का दिया और मेरे हाथ से पैसे छीन लिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसी दिन खुद को बहुत बेबस महसूस किया था। पर मेरी माँ को मेरी हालत पर बिल्कुल भी दया नहीं आई थी और उसने फिर भी मुझे ही डांटा और मुझे ही बुरा भला कहा, मुझे ही बातें सुनाई और मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा, मुझे चोर भी कहा। खाना भी नहीं खाया। मैं सारी रात रोती रही और सोचती रही कि ये क्या बात हुई। मेरे इस घर में कोई औकात ही नहीं थी। मैं जब अपने आप को शीशे में देखती तो समझ में आता था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी और कोई भी मेरे पीछे पागल हो सकता था। तो क्यों ना मैं किसी को पागल करके अपना काम निकालूं। मैं कौन हूं और क्या फ़ायदा मेरी खूबसूरती का, अगर मैं उसका कुछ ना कर सकूं। लेकिन जब तक मेरी माँ जिंदगी में थी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, या फिर भगवान ने उस दिन मेरी सुन ली थी। अगले दिन जब शोर से मेरी आँख खुली तो मोहल्ले की एक औरत ने मुझे बताया कि तेरी माँ मर गई है और तू सो रही है। यह खबर मेरे लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। मुझे नहीं पता कि रात को उनके साथ क्या हुआ था, बस वे नींद में ही इस दुनिया से चली गई थीं। बाद में पता चला कि वो काफ़ी समय से बीमार थीं, लेकिन बताती नहीं थीं। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था और मेरी सुरक्षा करने वाला या तो भगवान था या फिर मैं खुद। और मैंने भी सोच लिया था कि मैं शिकारी बन जाऊं या शिकार, पर मैंने खुद को मजबूत किया। मैंने सोचा कि मैं शिकार नहीं बनूंगी, अब मैं शिकारी बन गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है।
मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया और थोड़े बहुत पैसों से कमरा किराए पर ले लिया। ये इलाका काफ़ी बदनाम था, इसलिए मुझे यहाँ कमरा आसानी के साथ मिल गया था, जबकि एक अकेली लड़की को कोई भी कमरा नहीं देता। फिर मैंने एक ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। पढ़ी लिखी तो पहले ही थी, तभी तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वहाँ के बॉस को मैंने अपनी अदाओं के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मैंने उसे लुभाना शुरू कर दिया। मैं उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी और ये बात मेरा बॉस तुरंत समझ गया और उसने भी मेरा हाथ थाम लिया। उसके बाद हमारी इधर उधर की मुलाकातें हुई थीं और फिर धीरे धीरे सारी हदें पार हो गई थीं। बॉस तो मेरी खूबसूरती का दीवाना था। जब मेरे साथ होता तो कहता, सोनिया तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारी बाहों में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं भी अपनी खूबसूरती पर बहुत इतराती थी कि मैंने इतने बड़े आदमी को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रखा है। वो मेरे सारे शौक पूरे करता था, मुझे शॉपिंग करवाता, खाना खिलाने बड़े बड़े होटल्स में लेकर जाता। मैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगी थी। मुझे यह भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो मुझसे उम्र में कितना बड़ा था, बल्कि उसके साथ एक ही बेड पर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मेरा ज़मीर तो मर चुका था। पूरे ऑफिस को पता चल गया था कि मेरा बॉस के साथ अफेयर चल रहा है, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे तो बस इतना पता था कि मैं अपनी गरीबी को दूर करने की लड़ाई लड़ रही थी और मैं इसी तरह लड़ सकती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास सिर्फ रूप था जिसका मैं इस्तेमाल कर सकती थी। वो व्यक्ति बहुत ही अमीर था, लेकिन उम्र में मुझसे बड़ा था और मेरे जाल में फंस चुका था। वैसे भी कहते हैं बड़ी उम्र के पुरुष के लिए छोटी उम्र की औरत में बड़ा ही आकर्षण होता है। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मेरी बात सुनकर वो खिल उठा था और तुरंत ही मान गया। उसे ये बात अच्छी लगी कि मैंने शादी की बात उससे खुद से कर दी, क्योंकि वो ये सोचता था कि मैं कहीं उसे इस्तेमाल तो नहीं कर रही, बल्कि मैं सच में उसे शादी करना चाहती थी। वो मुझे अपने घर भी लेकर गया। बहुत बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, बहुत ही महंगा फर्नीचर था। मैं तो हैरान थी। उसने कहा, ये सब कुछ तुम्हारा है। वो उम्र में मुझसे इतना बड़ा था, शायद मेरे पापा की उम्र से भी ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने सोच लिया था ये बुढ़ा कुछ ही साल जिंदा रहेगा, उसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा, इसलिए मुझे उसे सहन करना था। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ये सब कुछ कभी न कर पाती। वो मुझे करने ही नहीं देती। वो तो अच्छाई की बीमारी लेकर पैदा हुई थी, लेकिन ऐसा करके सारा जीवन उन्हें मिला किया था। मेरे पापा इस दुनिया से चले गए, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। लोगों के घरों में काम करती थी क्योंकि अनपढ़ थी। मुझे पाला पोसा, फिर मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मुझे लोगों के घरों में काम न करना पड़े। मेरी माँ कहती थी कि जिसके अंदर हराम का एक निवाला चला जाता है उसकी दुआ भगवान भी नहीं सुनता, इसलिए सारी ज़िंदगी मेरे गले में हराम का एक निवाला जाने नहीं दिया। लेकिन फिर भी आज मैं एक गलत काम कर रही थी, तो फिर इसके पीछे क्या कसूर था? क्या मेरी माँ की परवरिश का या फिर मेरे बाप के खून का? जाहिर है कि इन दोनों का ही कोई कसूर नहीं था। ये तो इंसान के हालात होते हैं जो इस तरह के काम उनसे करवाते हैं। खैर, मेरा बॉस तो मेरा था ही दीवाना। मुझे पाकर उस पर एक नशा सवार हो जाता था। हम दोनों ने शादी भी कर ली। शादी की रात तो मेरा बूढ़ा पति इतना खुश था कि उसका बस नहीं चल रहा था मुझे कहाँ बिठाए और कहाँ उठाए। कहने लगा, मैं बहुत खुशनसीब आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी कम उम्र खूबसूरत पत्नी मिली है। वो रात हमारी बहुत हसीन गुजरी थी, लेकिन मेरे क्या इरादे थे मेरे पति को पता नहीं था, और अब मुझे पता भी चल गया था कि कहाँ कितनी दौलत और जेवरात रखी हैं। मेरा इरादा तो उसे धोखा देना और सारी दौलत लेकर भाग जाने का था, और फिर मैंने ऐसा ही किया। 1 साल तक मैं उसके साथ रहने के बाद सब कुछ इकट्ठा करती रही, और एक दिन उसे नींद की दवा खिलाकर मैं वहाँ से चली गई। उसने मुझे बताया था कि उसकी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन वो औरत बहुत मोटी हो गई थी और उसके दिल से उतर गई थी, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रहता था। वो उस घर में अकेली रहती थी। नौकरों को मैंने पहले ही छुट्टी दे रखी थी, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ गई। सारी दौलत लेकर मैं दूसरे शहर आ गई थी। यहाँ पर मैंने एक घर ले लिया और कुछ पैसे कारोबार में लगा दिए। अपना नाम भी बदल लिया। अब मैं महीने का मुनाफा कमाती थी और आराम से ऐश करती थी। पूरा दिन सोती, होटल से खाना मंगाती। जो ज़िंदगी में जीना चाहती थी वो मैं सब कुछ जी रही थी, कर रही थी, और वो सब कुछ कर लिया था जिसकी मुझे कभी चाह थी। लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी में एक कमी महसूस होने लगी थी। मुझे एक हमसफ़र की ज़रूरत थी। मैं शादी करना चाहती थी।
2 साल हो गए थे और मेरे पीछे कोई आदमी नहीं आया था। इसका मतलब जो मैंने किया उसके बारे में किसी को पता नहीं चला था। वैसे भी वो इंसान इतना अमीर था कि अगर मैंने उससे कुछ पैसे ले लिए थे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हाँ, वो ये ज़रूर सोचता होगा कि मैं धोखेबाज निकली, लेकिन इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी उम्र 23 साल हो गई थी और मैं चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। मैंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मुझे कोई मेरे ही हिसाब का लड़का मिले, जो मेरी तरह खूबसूरत हो और उसके साथ ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकूं। मैं उसकी एक अच्छी बीवी बन जाऊंगी, उसका ख्याल रखूंगी, उसे कभी धोखा नहीं दूंगी, उसके साथ बच्चे पैदा करूंगी और सारी ज़िंदगी उसके साथ चैन सुकून आराम से गुजार लूंगी। अपनी माँ की तरह एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी। वैसे भी मैं कोई बुरी इंसान तो थी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया था अपने हालात बेहतर करने के लिए किया था। नहीं तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं गरीबी और भूख से मर जाती या किसी और गलत काम में पड़ जाती। औरत के लिए गलत तरीके से पैसे कमाना तो बहुत आसान होता है, पर सही तरीके से पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरे पास बहुत पैसे थे। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का आया था, जो शायद किसी दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आया था, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरे होने वाली थी। मुझे पता था कि किसी मर्द पर कैसे डोरे डाले जाते हैं और उसे कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। मैंने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मैं जानबूझकर वहाँ से गुजरती जहाँ वो बैठा होता था। हमारे मोहल्ले के करीब एक मॉर्निंग पार्क भी था, वहीं पर वो शाम के समय जाया करता था। मैं भी चली जाती और इस तरह एक दिन मैं जानबूझकर उससे टकरा गई। मैंने कहा, मुझे चोट लग गई है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। वो लड़का भी हैरान और परेशान खड़ा था। उसे यही लग रहा था कि उससे टकराने की वजह से मुझे चोट लग गई है। फिर उस लड़के ने मुझे सहारा दिया। मैं उसके करीब हो गई और जानबूझकर उसके गले भी लग गई। वो मुझे अस्पताल ले गया। मैंने झूठ बोला था, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन मैंने पैर पर पट्टी बंधवा ली ये कहकर कि अंदरूनी चोट है, मुझे दर्द हो रहा है। वो मुझे सहारा देकर मेरे घर तक ले आया। कहने लगा, अरे आप तो बिल्कुल मेरे घर के साथ रहती हैं। मैंने कहा, हाँ। उसका नाम सुजीत था। इस तरह हमारी बातचीत हुई। वो मुझसे मिलने के लिए आया करता था, मेरे लिए फूल लेकर आता, मेरी देखभाल भी करता था, मुझसे माफ़ी भी मांगता रहा कि उसकी वजह से मुझे चोट लगी है। खैर, इस तरह हमारा रिश्ता आगे बढ़ने लगा और एक दिन मैंने अचानक उससे कह दिया कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। उसने कहा, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी अपने परिवार के साथ नहीं बनती और मैं सारी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ रहना भी नहीं चाहता। मुझे तो उसकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था, क्योंकि मैं भी सास ससुर और ननद के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए था जो अकेला हो और बस मेरे साथ रहे। मैंने उसे कहा कि मेरे पास घर है, कारोबार है, पैसे भी हैं। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकते हो और फिर तुम खुद भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मिलजुल कर पैसे कमाएंगे, मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बातें सुनकर सुजीत बहुत खुश हुआ था। उसे भी ऐसा लगने लगा था कि उसे भी एक अच्छी लड़की मिल गई है, जिसके पास पहले से घर है, कारोबार है, पैसे भी हैं और वो खुद भी कोई गरीब आदमी नहीं था। उसने कहा कि मैं भी एक अच्छे घराने से संबंध रखता हूँ, तभी तो इतने बड़े कॉलेज में पढ़ता हूँ और किराए पर इतना बड़ा घर ले रखा था, जबकि वो पूरे घर में अकेला रहता था। बात तो ठीक थी, अगर वो गरीब होता तो फिर इतनी अच्छी जगह पर क्यों रहता। मुझे उसकी किसी भी बात पर शक नहीं था। वो बहुत खूबसूरत हैंडसम जवान था। मैं तो उसके सामने अपना दिल हार चुकी थी। मुझे बस वो अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, उसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उसे जल्दी से शादी के लिए मना लूं। मुझे उससे शादी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन वो भी कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना चाहता था। इस तरह हम लोग इधर उधर जाते रहते थे, शॉपिंग करते, डिनर पर जाते। कभी वो पैसे देता, कभी मैं पैसे देती थी। ज़िंदगी एक हिसाब से ठीक चल रही थी। उसे मुझसे प्यार हो गया और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। फिर मुझे पता चला कि वो अपने घर पर भी नहीं है। 1 हफ्ते के बाद आया तो अजीब तरह से पेश आ रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए अचानक ही मुझे जाना पड़ा और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। पहले मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए,
उसके बाद मैं उन्हें बताऊंगा। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अब शादी के लिए क्या प्लान है तुम्हारा? जल्दी शादी करते हैं। उसने कहा कि ठीक है। कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं शादी के बारे में कुछ प्लान करता हूँ। मैंने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। जब मेरी पहली शादी हुई थी तो उसने भी बहुत अच्छे तरीके से मेरी शॉपिंग करवाई थी। मुझे बहुत अच्छा शादी का जोड़ा ला कर दिया था, सारे ज़रूरी सामान भी दिए थे और मैं पूरे 10 लाख की दुल्हन बनी थी। मेरा जोड़ा, मेरे कपड़े, मेरे जेवर मिलाकर 10 लाख रुपये बनते थे। लेकिन उस समय मैं दिल से खुश नहीं थी और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, जबकि आज मेरे कपड़े, जोड़ा, सब कुछ मिलाकर सिर्फ 1.5 लाख रुपये बनते थे। जोड़े और चीज़ें मुझे मेरे पहले पति ने भी ला कर दी थीं, वो भी मैंने बाद में बेच दी थीं। मैंने बहुत पैसे कमाए थे, उसने मुझे इतने ज़्यादा तोहफे दिए थे, हीरे की अंगूठियाँ दी थीं और मैंने सब कुछ बेचकर पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। खैर, आज मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि अभी मैं अंदर और बाहर दोनों से ही खुश थी। मेरे होने वाले पति ने कहा था, शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हमने मंदिर में शादी की थी, क्योंकि हम दोनों ज़्यादा इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहते थे। मैं घर आ गई और सुजीत का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि आज के दिन मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जवान था, जिसके मैंने कभी सपने देखे थे। मेरी ही उम्र के बराबर था, मुझसे बड़ा नहीं था। एक बूढ़े आदमी के साथ 1 साल तक ज़िंदगी बिताई थी मैंने। एक बूढ़े आदमी का साथ औरत को भी बूढ़ा कर देता है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। उसकी दवाइयाँ, उसके कमरे से अजीब सी बदबू आती थी। ऐसा लगता था कि किसी अस्पताल के वार्ड में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन सुजीत जवान था, खूबसूरत था, मजबूत मर्द था, बहुत ही अच्छा लड़का था। मेरी माँ भी मेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढ ना पाती। मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी। काश आज मेरी माँ मेरे साथ होती। मेरी माँ ने मेरा बहुत खून जलाया था, मुझे बहुत जलील किया था। वो मुझे बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती थी और मैं अच्छी थी नहीं, इसलिए शायद मेरी माँ की बातें मुझे सजा लगती थीं। जब वो कहती थी कि रोज़ भगवान को याद करना चाहिए, उसकी पूजा आरती करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ पहुँचे तो तुम जालिम हो, और जालिम लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता। जालिम की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। भगवान जालिम लोगों को अच्छा नहीं समझता। इस तरह की बातें सुनती रहती थी। अगर इस तरह की सारी बातें सही थी तो फिर मैं तो वाकई एक गलत इंसान थी, जालिम थी, क्योंकि मैंने अपने पति को धोखा दिया था। धोखे से तलाक के कागजात पर दस्तखत भी करवा लिए थे। मैं उसकी बीवी नहीं थी, तभी तो आज मैंने दोबारा सुजीत से शादी कर ली थी। लेकिन सुजीत न जाने कहाँ रह गया था। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ हलचल की आवाज़ आई। मेरा दिल धड़क उठा था, ये वही हो सकता था। मैंने फ़ौरन घूंघट नीचे कर लिया। मैं सब कुछ पारंपरिक अंदाज में करना चाहती थी कि वो मेरा घूंघट उठाए, मुझे तोहफा दे। उसके बाद हम लोग अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करें और ज़िंदगी को शुरू करें। वो कमरे में आया और मैं उसकी आहट पहचान गई थी। वो आकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने कहा कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इतनी देर से आए हो। जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो उसे देर नहीं लगानी चाहिए। 2 गलियों के फासले पर रहते हो, 2 गलियों का फासला तय करके तो आपने आना था, फिर भी इतनी देर लगा दी। जाने क्यों वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। शायद उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ। वो इतना खुशकिस्मत है कि एक परी जैसी दुल्हन उसके सामने बैठी है। मुझे देखकर तो कोई भी अपने होश खो बैठता। उसने मेरे सामने मेरी मुंह दिखाई का एक सोने का सेट रख दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। पर मैंने उसे कहा कि सुजीत, मुझे तो लगा तुम मुझे हीरे का सेट दोगे, क्योंकि सोने का सेट तो मुझे मेरे पहले पति ने भी दिया था। उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अच्छा, मेरा घूंघट तो उठाओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं हैरान और परेशान आंखें फाड़े बैठी रह गई थी, क्योंकि जो मेरे सामने बैठा था वो सुजीत नहीं, बल्कि उसका बाप सुशील था। सुशील यानी मेरा पुराना पति, मेरा बॉस, जिसे मैं बरसों पहले छोड़ आई थी। आज वो फिर से मेरे सामने बैठा था। मैंने कांपते हुए कहा, तुम और यहाँ? उसने कहा, हाँ मेरी जान, मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं घबरा गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें मेरे कानों में सुनाई दे रही थीं। मैंने कांपते हुए पूछा, सुजीत कहाँ है? उसने कहा कि जिसके साथ तुम शादी करना चाहती थी वो मेरा बेटा है। मैं और भी हैरान रह गई थी कि तभी सुजीत कमरे में आया। कहने लगा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था,
तुमसे मिलकर मुझे ये एहसास हो गया था कि तुम ही मेरी हमसफ़र बनने के काबिल हो। मैं तुम्हें दिल से प्यार कर बैठा था। मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ सच्ची थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन फिर मैंने अपने बाप से मिलने के लिए गया और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। बातों बातों में जब उन्होंने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मेरे कदमों के नीचे से भी ज़मीन खिसक गई थी कि ये तो वही औरत है जिसने मेरे बाप को धोखा दिया, मेरे बाप की दौलत लेकर भाग गई। तुम्हारे जाने के बाद मेरे बाप को बहुत सदमा लगा था। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो बच तो गए थे लेकिन ज़िंदगी जीने की उमंग खो चुके थे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करता? वो शादी, वो फेरे सब झूठे थे। मेरे साथ तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है और अब तुम यहाँ से सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि जेल में जाओगी, क्योंकि वही तुम्हारी जगह है। तुम पर 420 का धोखाधड़ी का केस किया जाएगा, कारोबार भी जब्त हो जाएगा। सारी जायदाद तो तुमने पैसों से बनाई है हमें वापस मिल जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। और मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ और अभी मेरी आँख खुल जाएगी, लेकिन मेरी आँख नहीं खुली थी क्योंकि ये सच्चाई थी। मैं हैरान रह गई थी। सुजीत ने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। मैं पुलिस के हाथों मार खाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया और पुलिस को बता दिया कि हाँ, मैंने ही ये सब कुछ किया था। मैंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मुझे तुरंत सज़ा मिल गई और मुझे जेल भी भेज दिया गया। अभी भी मैं जेल में ही बैठी हूँ। अपनी कहानी अपनी जैसी औरतों को सुनाना चाहती हूँ और सोचती हूँ कि मेरी माँ ठीक कहती थी, हराम की कमाई खाकर लोग सिर्फ जलील होते हैं, बदनाम होते हैं। हराम की कमाई तुम्हें जलील करवाती है, कहीं का नहीं छोड़ती। मैंने भी धोखा दिया था, झूठ बोला था, किसी के जज्बातों के साथ खेला था, चोरी की थी और इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था कि आज मैं जेल में हूँ और मेरी जवानी के दिन जेल में गुजर रहे हैं। और जिससे मैंने मोहब्बत की वो भी मुझे नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब तक यहाँ से निकल कर जाऊँगी मेरी जवानी मेरा साथ छोड़ चुकी होगी और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा और पैसे भी तो नहीं होंगे मेरे पास। सब कुछ ख़त्म हो गया। आज मेरी माँ की वो सारी बातें मुझे याद आती हैं। ठीक कहती थी मेरी माँ। अगर मैंने उस पर अमल किया होता, उनकी बातें मानी होती तो आज मेरी ज़िंदगी भी ठीक होती। या काश अपनी माँ की जगह मैं मर गई होती तो आज मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ ना होता, क्योंकि जेल में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। एक दिन एक साल की तरह लगता है। बस मैंने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कभी भी लालच में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरे इंसान हैं तो मोहब्बत भी आपसे नाराज़ हो जाती है। सुजीत से मुझे आज भी मोहब्बत है और मुझे लगता है कि सुजीत भी मुझसे मोहब्बत करता था, पर मैंने हम दोनों की ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।